जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमारे सर में दर्द होता है तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई बीमारी होती है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते हैं। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तब हम सोचते हैं कि किसके पास जाएं। हम ना अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, ना हम किसी को बता पाते हैं। और ये सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में, बुज़ुर्गों में, सभी में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लास्ट ऑप्शन जो मिलता है वो है सुसाइड, जिसकी वजह से कई बच्चे मर रहे हैं। पढ़ाई का प्रेशर आ रहा है, फैमिली प्रेशर देती है कि आपको इतने नंबर लाने होंगे, जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये आज का जो हमारा विषय है मेंटल हेल्थ पे, जिससे हम बात करेंगे ये सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारे सवालों के जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रेखा आर्या मैम, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इसके पीछे का साइकोलॉजी है और क्यों बच्चे आज के समय में इतना सुसाइड कर रहे हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मुझे आज इतने ज्वलन टॉपिक पे बात करने के लिए आपने इनवाइट किया, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आजकल का सिनेरियो है और बच्चे जो प्रेशर में, किसी भी तरह के प्रेशर में सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है या फिर सुसाइड कमिट कर रहे हैं, ये अलार्मिंग सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए। और डेफिनेटली हमको ये बात करनी चाहिए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल मैम, क्योंकि आज के समय में जो जनरेशन है वो बच्चे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की वजह से सुसाइड एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। अब पहले होता था कि बच्चे बाहर जाके खेल रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, इतना प्रेशर नहीं होता था, सुसाइड के केस भी कम होते थे। 2022 के अगर आंकड़े की मैं बात करती हूँ तो जो परसेंट था लगभग 30% रहा होगा, वो अब बढ़ के और ज़्यादा हो गया है। कंटिन्यू बढ़ रहे हैं सुसाइड केसेस। कोटा का अगर आप एग्जांपल ले लें, कोटा में भी बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डेली न्यूज़ आ रही है। तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या है? देखिए, हम इसके पहले साइकोलॉजी समझने के पहले कुछ डेटा है जो कि बड़े शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि 30% बच्चे सुसाइड कर रहे थे 1920 में। हाँ। अगर 2021 एंड 22 का एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखें तो 14,000 बच्चों ने एक साल में सुसाइड कमिट किया है। इंडिया का डेटा बता रही हूँ, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो डेटा आया है अभी। और अगर हम ग्लोबली देखें तो वर्ल्ड में हर साल 8 लाख बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, जो कि 15 टू 29 ईयर्स के एवरेज एज है जिसमें ये बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और ये डेटा तो वो है जो कि हो चुके ये केसेस, मगर हमारे पास अब तक वो डेटा नहीं जिसमें कि सुसाइड कमिट करने के लिए बच्चों ने ट्राई किया है। तो अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो हर 42 सेकंड में एक सुसाइड हो रही है। और अगर इंडिया के डेटा को देखें तो हर दिन 36 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी हम ऐसे समझते हैं कि देखिए क्या होता है कि जब एक बच्चा कंपटीशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है, या फिर 10th में आ गया है, या फिर 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है, या फिर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हो गया है, लाइक आईआईटी या फिर मेडिकल या एनी प्रोफेशनल जो कोर्सेज है, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस बच्चों को होते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चा अगर कंपटीशन के लिए या एकेडमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है फियर ऑफ फेलियर, देन एंजाइटी होती है, देन पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि सुसाइडल प्रेशर, जैसे अगर आपके घर में बच्चा 10th क्लास में, तो आपके पास कितने ही रिलेटिव्स का कॉल आ जाएगा रिजल्ट आते, कितने परसेंटेज आए। अगर उसने कंपटीशन अपेयर किया है तो बहुत सारे कॉल्स आएंगे आपको। मतलब ये इनडायरेक्ट सोसाइटल प्रेशर है, सोसाइटी की तरफ से ये प्रेशर आता है कि अच्छा सिलेक्ट नहीं हुआ, इस साल भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह के जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बाय द सोसाइटी, फिर पेरेंट्स, फिर जो इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे कोचिंग कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ भी बच्चों को आइसोलेट किया जाता है, रैंक के हिसाब से उनकी जो है बैचेज अलग कर दी जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशर में लाता है। और कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर होता है कि अगर मैं इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे इस बार सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। इस तरह के जो प्रेशर है, पहले वो नॉर्मल प्रेशर होते हैं कि भाई मुझे क्लियर करना है एग्जाम, बट बाद में क्या होता है धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाता है, फिर ये स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगता है, तनाव में आ जाता है। ये प्रॉपर क्लिनिकल जो स्ट्रेस हम कहेंगे उसको, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है।
और फिर जब ये तनाव रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर ये डिप्रेशन या एंजाइटी के फॉर्म में बदल जाता है। तो उस समय ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे क्रिएट करता है, और ऐसे समय बच्चे जब जो है कि लगता है कि उनको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता, वे आउट नहीं दिखाई देता है, तो फिर उनको लगता है कि इतनी सारी जो चीज़ों से डील करना के रादर देन सुसाइड करना या फिर अपने आप को ख़त्म कर लेना ज़्यादा ईजी है। ये सबसे तो बड़ा हो जाता है कि हम ये सोच लेते हैं कि ज़िंदगी ही ख़त्म कर दें, उसके बाद सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता ऐसा है। नहीं होता, ये हमें समझना ज़रूरी है। बीइंग फैमिली, बीइंग एन एडल्ट, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इतना प्रेशर न दें, और दूसरा उनकी सीमाएं समझें। देखिए हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, उसके एप्टीट्यूड अलग होते हैं, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को हम आईआईटी या मेडिकल या फिर और कुछ ऐसे ही प्रोफेशनल फील्ड के लिए तैयार करें। तो बीइंग अ पेरेंट, सोसाइटी, इंस्टीट्यूट, हमको ये समझने की ज़रूरत है, हमें ये जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि बच्चे की सीमाएं को समझें, उनको उतना ही प्रेशर दे जितना कि वो ले पा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चे सेल्फ भी प्रेशर ले लेते हैं, बिल्कुल। तो ये भी पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। अगर बच्चा सेल्फ प्रेशर ले रहा है तो उस समय हम उनको कैसे सपोर्ट करें। तो साइकोलॉजी बिहाइंड दैट, ये जो कमिटिंग सुसाइड या सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनमें फियर आ रहा है, फिर तनाव निर्माण हो रहा है, और ये फियर फैक्टर्स आ कहाँ से रहे ये समझना ज़रूरी है। उन फियर फैक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज, हम, परिवार और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार यानी कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी, वो कोई बच्चों को प्रोवोक नहीं कर रहे कि आप जाके सुसाइड करें, लेकिन ये इनडायरेक्ट प्रेशर बच्चों पे आ रहा है। तो वो समझने की हमें ज़रूरत है कि ये इनडायरेक्ट प्रेशर जो बच्चों पे पड़ रहा है, उस प्रेशर को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, या फिर उसको पॉजिटिव कैसे हम लोग रीइंफोर्समेंट बच्चों को दे सकते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों को इतना प्रेशर मत दो कि बच्चे सुसाइड करने के लिए एकदम मजबूर हो जाएं। अगर बच्चों को मार्क्स के लिए बोला जाता है कि आपको 98% तो लाना ही होगा, ये एक फैमिली की ही मैं बात करूं तो अगर माता पिता को भी लगता है कि नहीं हमारा बच्चा तो टॉप करना चाहिए, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनेगा, अगर बच्चे को सिंगिंग पसंद है तो उसको सिंगिंग की तरफ जाने ही नहीं देते, क्रिकेट पसंद है तो उसकी तरफ जाने नहीं देते, कहा जाता है कि नहीं बेटा हमारे घर में सभी डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं तो मीन्स तुमको डॉक्टर ही बनना है। तो इससे भी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है बच्चों राइट। को। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम पेरेंट्स को सक्सेस की डेफिनेशन, जो परिभाषा हमने बना रखी, वो समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह के सिर्फ मार्क्स या ग्रेड्स जो है सक्सेस का पैमाना नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। कई सारे हमारे सामने म्यूजिशियंस हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लड़कियां, गर्ल्स हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स में ही अगर बच्चे ने आपके बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो ही वो सक्सेसफुल हो पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि इसमें पेरेंट्स का और हमारे जो गाइड करने वाले जो भी इंस्टीट्यूट्स है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, काउंसलर्स है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को कैसे गाइड कर रहे हैं और हम खुद इसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, उसकी जो इंटरेस्ट्स हैं, उसके जो एप्टीट्यूड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि अगर मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो नॉट नेसेसरी कि मैं टीचर बनने का एप्टीट्यूड भी रखती हूँ, तो इसके लिए बहुत सारे गाइडेंस सेंटर्स हैं, बहुत सारे जैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, करियर गाइडेंस होते हैं, उसमें हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे का एक्चुअल इंटरेस्ट कहाँ है और उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए कि हमने जो सक्सेस की जो डेफिनेशन बनाई है कि भाई 98% अगर मार्क्स नहीं आए तो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये प्रेशर हमने जो बच्चों को दिया है, पहले हमें खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा कंपटीशन में, मुझे लगता है उससे ज़्यादा पेरेंट्स कंपटीशन की रेस में है। हाँ। और वो रेस उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बच्चों पे थोप दी है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास सपोज अगर मैं एक ऐसा बच्चा हूँ कि जो 12th एग्ज़ाम अपीयर करना है, उसके बाद कोई कंपटीशन को भी अपीयर करना है, क्लियर भी करना है, और जब अगर फैमिली का प्रेशर मेरे पास है कि मुझे तो इतने मार्क्स लाने हैं और इस अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो मेरे पास कोई गो टू पर्सन नहीं है जिसको कि मैं शेयर कर सकूँ कि भाई ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर यहाँ मेरी लिमिटेशन, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जब बच्चों में ये चीज़ एक भावना घर कर जाती है कि मेरे पास ऐसा कोई गो टू पर्सन नहीं है और अगर मैं ये बात किसी को बताता हूँ तो कोई समझेगा नहीं मेरी बात, तो ऐसे समय में बच्चे ज़्यादातर सुसाइडल टेंडेंसी में आ जाते हैं और कई बार वो सुसाइड कमिट भी करते हैं। तो फैमिली का रोल ऐसे इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम बच्चों को ये बात उन तक के पहुंचा के रखें, उनमें ये ट्रस्ट पैदा करें कि भाई हम आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे। अगर हम बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं, भावनात्मक रूप से सपोर्ट करते हैं, इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, तो उनमें एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगी और कहीं ना कहीं जब भी वो प्रॉब्लम में आएंगे आपसे शेयर करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर वो उनको फेलियर का डर है, अगर उनको आगे रिजल्ट्स का डर है और अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं
और उनको ये जब ट्रस्ट होगा कि नहीं इसके अलावा भी वो कुछ कर सकते हैं और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल मैम, अगर कहा जाए तो पेरेंट्स को फ्रेंड बनना पड़ेगा बच्चों का। अगर ये बात कही जाए कि बच्चों के जब तक हम पेरेंट्स बनते हैं तब तक हम उस तरीके से नहीं समझा सकते, ना ही बच्चों को समझ सकते हैं। जब तक हम बच्चों को बोलेंगे नहीं कि बेटा तू हर बात शेयर कर ले हमसे, तब तक बच्चे शेयर नहीं कर पाएंगे। ये ट्रस्ट उनमें हम बिल्ड पेरेंट्स करना ही पड़ेगा। बिल्ड कर सकते हैं कि हाँ। भाई मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं वहाँ पे हाँ। जा सकता हूँ, मैं वहाँ पे बोल सकता हूँ। उसको बाहर रास्ता नहीं देखना है कि मैं इस फ्रेंड को बताऊंगा, उस फ्रेंड को बताऊंगा। कई बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनके एज ग्रुप के हैं, तो वो भले एडवाइस नहीं दे पाते हाँ अच्छे वो से। ये चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे ना, उसके प्रेशर को, उसके एंजाइटी को रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर एज अ पेरेंट हम अगर उनको कंफर्ट करते हैं, इस सिचुएशन में लेकर आते हैं, ये ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है कि हाँ मेरी कोई भी समस्या है मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ और इसका सॉल्यूशन मेरे पेरेंट्स के पास मुझे मिल ही जाएगा। तो काफ़ी हद तक हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिवली काम कर सकते हैं और उनको इवन लाइफ के बैटल के लिए पॉजिटिवली तैयार कर सकते हैं। और अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें एक वर्ड आता है ओवर थिंकिंग। ये सब में, मतलब अगर मैं कहूँ सभी एज ग्रुप के बच्चों में है, बड़ों में है, बुजुर्गों में है, ये सभी में हो रहा है। लोग ओवर थिंक कर करके अपना मेंटल जो हेल्थ है वो ख़राब कर रहे हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ तो ख़राब होती ही है, हमारी फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स लेकर आते होंगे, ऐसे कोई केस आए क्या आपके पास? देखिए ओवर थिंकिंग तो क्या है, साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर जहाँ क्रिएट हो रहे हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप है। क्या होता है कि अगर एक कोई बात है जो कि आपको परेशान कर रही है, बच्चे को परेशान कर रही है, किसी एडल्ट को परेशान कर रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ का, कोई ऐसा चैलेंज है जिसका कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उनको, तो वो डेफिनेटली वो बार बार इसको ओवर थिंक करेंगे, उसका उसके लिए कोई वे आउट तलाशने की कोशिश करेंगे, उसका कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि इसका सोल्यूशन हमें, इसका हल कैसे मिले इस समस्या का। तो उसको सोच सोच कर ओवर थिंक करते रहते हैं लोग। लेकिन क्या होता है कि ओवर थिंक करने से सोल्यूशन नहीं मिलता। और ओवरथिंक जब लोग करते हैं तो इसमें साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है बहुत टफ और बहुत नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वो कई सारे फियर अपने मन में बना लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, जो कि कभी घटित ही नहीं होता है। यहाँ से जो एंजाइटी जो है, क्लिनिकल एंजाइटी लोगों में जो है कि डेवलप हो जाती है, क्योंकि कई सारे फियर मेरे ऐसे कि ऐसा होने वाला था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये घटित होने वाला है कि नहीं होना, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया है, अंदर से सोच डर के। रहता है हाँ, फिर। सोच के उस फियर को मैंने एंजाइटी में कन्वर्ट कर लिया है। मुझे पता नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है जो कि मैंने बताया, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इस तरीके से लोगों में ओवर थिंकिंग की जो हैबिट कहूँगी, या फिर ऐसे चैलेंजेस की वजह से ये चीज़ें वो करने लगते हैं। तो ऐसे में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत होते हैं और डेफिनेटली हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनमें ये क्लिनिकल एंजाइटी में कन्वर्ट हो चुका होता है, या फिर कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में बच्चों के लिए आप क्या करते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए? ऐसा मतलब काउंसलिंग करते होंगे आप, पेरेंट्स को समझाते होंगे, तो उसकी एक पूरी प्रोसेस बताइए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलर, मैं सबसे पहले रूट कॉज में जाने के लिए ट्राई करती हूँ कि इसके रूट कॉजेज़ क्या है, क्योंकि अगर रूट कॉजेज़ को हमने समझ लिया तो हम उस पे काम कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बच्चे से। उसके बाद ये पेरेंट्स की काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार जो बच्चा आता है वो पेरेंटल प्रेशर की वजह से भी डिप्रेशन में आ जाता है। कई बार पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, जो कि कंपटीशन की जो फीलिंग है, या फिर दूसरे बच्चे से अपने आप को कंपेयर करना, कम समझना, सिबलिंग कंपैरिजन, अपने भाई या बहन से अगर उसकी फैमिली में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये सारे रूट कॉज होते हैं। कई बार जो टीनेजर्स है 15, 16, 18 ईयर्स के, उनके ब्रेकअप्स होना, रिलेशनशिप होना, जबकि उनके पास बहुत सारी समझ नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती। ये सारे जो रीजंस है, ये हमें समझना होता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है, वास्तविक रूप से क्या इसका कारण है कि बच्चा इस स्टेज में आ गया है। जब हम रूट कॉज समझ लेते हैं तो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। उन थेरेपीज़ के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, पेरेंट्स काउंसलिंग के थ्रू कई बार हम लोग पीयर ग्रुप को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक ग्रुप काउंसलिंग सेशंस भी हो सकते हैं ये कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काउंसलिंग भी होती है, जिसमें कि इनडायरेक्टली हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जो बच्चे को पता नहीं होती है। कई बार बच्चे के साथ पेरेंट की काउंसलिंग होती है, या अकेले बच्चे की भी काउंसलिंग होती है। बहुत सारी थेरेपेटिकल टेक्निक्स है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम बच्चों से अपनी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अभी यहाँ बता पाना मुश्किल है। इन टूल्स के थ्रू हम बच्चों की जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम इस प्रोसेस में, काउंसलिंग की प्रोसेस में, थेरेपीज़ की प्रोसेस में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं और कई बार स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं। ओके। सिम्टम्स की बात की थी आपने बीच में। सिम्टम्स ओवर थिंकिंग से ज़्यादा स्टार्ट होता है कि हाँ, बच्चे जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं धीरे धीरे, और एंजाइटी होने लगती है। तो हमें कैसे स्टार्टिंग लेवल पे ही कैसे पता चले कि बच्चा डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो रही है उसको, जिससे जल्दी से जल्दी उसे बाहर निकाला जा सके? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हर बार आप प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए बहुत देर में जाते हैं। हाँ। तो हम हमारे बच्चे को कैसे पहचानें कि अब ये किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इस बच्चे को हो चुके हैं या फिर क्लिनिकल लेवल के एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में बच्चा जा रहा है। देखिए, एक बच्चा जो है नॉर्मली किसी न किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट होता है, चाहे वो फूड हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो सकते हैं, चाहे म्यूज़िक हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे क्लासिक सिम्पटम ये है कि सबसे पहले बच्चा आपके अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों को छोड़ देगा। अगर वो रोज़ खेलने जाता है, तो खेलना वो जो है अवॉइड करने लगेगा। एक पर्टिकुलर फूड उसको बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि वो उन चीज़ों को छोड़ देगा, आपसे डिमांड ही नहीं करेगा उन चीज़ों की। सोशल आइसोलेशन, सोशली अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट करेगा बच्चा। बाहर जाना बंद कर देगा, रूम में अपने आप को एक तरह से लॉक करेगा या अपने गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। उसी तरह से अगर सुसाइड के बारे में बात करें तो देखिए, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होना भी एक प्रोसेस है। उसको भी हम समझ सकते हैं कि अचानक से एक दिन एक ख़्याल आया और किसी ने सुसाइड कर लिया, जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर हम सारे रिसर्चेज़ एंड डेटा उठा के देखेंगे तो सुसाइड के पीछे एक प्रोसेस होती है। अगर ये भी सिम्पटम्स हमें समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह के लोग लोग एंड बच्चे सभी इस तरह के लोग इस तरह से बातें करेंगे, अपनी जो पसंद की पोज़ीशंस है, चीज़ें हैं, वो किसी को दे देंगे, कहीं कुछ लिखेंगे कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तुम इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मेरे मम्मी-पापा का ध्यान रखना, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बच्चे बातें करेंगे। अभी कई हेल्पलाइन भी आ गए हैं, जैसे अगर सुसाइड केस का, ऐसा सुसाइड का मन हो रहा है तो आप कॉल करें, बात करें, ऐसे भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है। तो कुछ आप इसके बारे में बताएंगे हाँ, क्या? देखिए, बहुत सारे जो इन द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कल्याण विभाग की तरफ से बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस जारी की गई है जहाँ पे काउंसलर्स अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर बच्चे इंटरनेट चलाते हैं, पेरेंट्स चलाते हैं इंटरनेट, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। जो बहुत सारे न्यूज़पेपर भी है जो कि ऐसे फोरम जो चला रहे हैं जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क भी हेल्प मिल सकती है। इवन आप मेरा नंबर भी फ़ोट कर सकते हैं, अगर कोई भी बच्चा इस तरह के सिम्पटम्स को फेस कर रहा है तो वो किसी भी तरह की फ़ीस की, किसी चीज़ की चिंता ना करके पहला कॉल मुझे करें। अगर उनको ऐसा ख़्याल आ जाता है तो ज़रूर पहले बात करें। जी, बिल्कुल मैम। मैम, यहाँ पे परिवार का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है कि अगर हम, बच्चे जो होते हैं उनको जो दिखता है वही सीखते हैं। अब लड़ाई हो रही है, पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या इससे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्या? देखिए, अगर घर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है बहुत नेगेटिव, तो डेफ़िनेटली इसका फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पर्सनैलिटी की जो शेपिंग होती है, जो एक पर्सन बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, वो वैसे ही अनहेल्दी और नेगेटिव एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है। अगर वो बार-बार बच्चों के पेरेंट्स के अगर झगड़े देख रहा है वो, और ऐसे नेगेटिव रिलेशनशिप देख रहा है, और कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा उनको हो जाता है ये सब देख के, कि रोज़-रोज़ की अगर लड़ाई हो रही है, घर में डर का माहौल है, घर में वो कंफर्टेबल नहीं है बच्चे, और जैसे पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं तो उनके अंदर एक फ़ियर स्टार्ट हो जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। ऐसे समय में बच्चों का जो ट्रस्ट इश्यूज़ उनमें डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय उन्हें फैमिली से इमोशनल सपोर्ट चाहिए, दूसरे अदर टाइप ऑफ सपोर्ट चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होते हैं, एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या फिर वो अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो ऐसे समय उनका बच्चों पे ध्यान नहीं होता है। तो बच्चों में कहीं न कहीं ये चीज़ बिल्डअप हो जाती है कि उनके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं जो उन्हें समझ सकेगा। तो जब वो ऐसी भावना के साथ बड़े होते हैं, तो उनके ट्रस्ट इश्यूज़ सारी सोसाइटी पे डेवलप हो जाते हैं कि कोई है जो उनको समझेगा। ऐसे समय में फिर उनकी लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, कई बार वो झूठ बोलने लगते हैं, कई बार उनको किसी पे विश्वास नहीं है, इसीलिए अपनी बात वो किसी के पास रख नहीं पाते हैं,
और लो सेल्फ एस्टीम से सिर्फ इतना ही लेना देना नहीं है कि अपनी बात किसी के आगे नहीं रख पा रहे, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाती है, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, कई बार स्लीप चैलेंजेस हो जाते हैं, कई बार बहुत सारे फ़ियर डेवलप हो जाते हैं। इस तरह के जो फैमिली में जो फैमिलियल डिस्कॉर्ड वो देख रहे हैं, पेरेंट्स के अगर तलाक देखते हैं, तो ये बच्चों पे बहुत नेगेटिवली और बहुत गहरा इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजिकली, अगर हम इसको देखें तो। और वो उनके रूट में चला जाता है, जड़ में चला जाता है, उसको इतना ईज़िली रिज़ॉल्व करना आसान नहीं होता है। क्योंकि अगर एक एक ट्रॉमा को मैं अगर चाइल्डहुड से झेल रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो इमोशनली कितना ब्रोकन हो जाएगा भावनात्मक रूप से वो बच्चा, और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कितने आएँगे उस बच्चे पे। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम खुद में लड़ाई करते हैं तो बच्चे पे गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसा भी करते हैं कि तू तो कुछ नहीं करेगा, तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को डिमोटिवेट करते जाते हैं। तो इससे भी बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं कि उनको लगता है अकेलापन महसूस होने लगता है, लोनली फील हो रहा है, रो रहे हैं कंटिन्यू, हमारे सामने हंसेंगे फिर अकेले में रोते हैं पूरी रात। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सिटीज़ हैं, स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी जगह होती है, वहाँ पर बच्चे क्लियर, माँ बाप जो होते हैं वो क्लियर ही बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कंपेयर करने लगते हैं। तो इससे भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है आजकल। राइट, देखिए क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं जो खुद ही मानसिक रूप से परेशान हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है कि उन्हें भी कई बार अनकॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पे पता नहीं चलता कि किस तरह की बातों को प्रोजेक्ट कर दिया उन्होंने बच्चों पे। क्योंकि वो तो क्या होता है कि एक बात की तरह उसको कह के चले जाते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है बच्चों पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से पड़ता है। क्योंकि जो एक रिलेशनशिप है पेरेंट्स का और बच्चे का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए। घर से बाहर निकलने से पहले फर्स्ट जो उसका स्कूल होता है, या फर्स्ट जो उनके गाइडेंस करने वाले या काउंसलिंग करने वाले पेरेंट्स होते हैं लोग, तो हर तरह के सपोर्ट के लिए छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ ही देखता है। तो अगर चाइल्डहुड से लेके टीन एज तक अगर बच्चा ये सुनता जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, या फिर इनडायरेक्ट जो पेरेंट्स की जो फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, पेरेंट्स की जो एंजाइटी है, पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है, वो इनडायरेक्ट तरीके से अगर बच्चों पे आता है, तो डेफ़िनेटली वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्रोकन करता है, तोड़ देता है भावनात्मक रूप से। और अगर बच्चे में पोटेंशियल है कोई चीज़ करने का, तो वो भी नहीं कर पाता है। और ये इन चीज़ों का इतना नेगेटिव जो नकारात्मक प्रभाव बच्चों पे पड़ सकता है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा बढ़कर वो सुसाइड की तरफ सुसाइडल भी हो सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में वो अपने आप को बहुत लोनली पाते हैं। उनको ये लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं सकता है, उनकी समस्या का जो है सॉल्यूशन उनको मिल नहीं सकता है। क्योंकि सबसे पहले वो पेरेंट्स की तरफ देख रहे हैं, और पेरेंट्स जो है इस तरफ पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी एंग्जायटी से जूझ रहे हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि पेरेंट्स इसके बारे में बहुत अवेयर रहें कि वो जो भी कह रहे हैं या जो भी कहना चाहते हैं वो अच्छे शब्दों में बच्चों तक पहुंचाएं। अगर कहीं लगता है कि हाँ, बच्चे भी बहुत सारे अपने पीयर प्रेशर की वजह के पीयर प्रेशर में आकर भी बहुत सारी चीज़ें गलत करने लगते हैं। कई बार बच्चों को बाहर ऐसे लोग मिल जाते हैं कि गलत गाइडेंस मिल जाता है, कई दूसरी चीज़ों में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमारा जो रोल है, पेरेंट्स का जो रोल है, इससे बाहर लाने का रोल है बच्चों को, ना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी हम बच्चों पे डालें। बिल्कुल। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे सुसाइड के बारे में सोचते हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर घर से रहकर बाहर पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हार जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसे सारे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी जो किसी न किसी कंपटीशन को अपेयर करने वाले हैं, या फिर किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स में पहुँच गए हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन, जॉब से बड़ा लाइफ नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और जब भी आपके मन में ये ख़्याल आता है तो अपने पेरेंट्स से आप ज़रूर शेयर करें। उसके बाद आपके अगर नियर बाय कोई काउंसलर है, हेल्पलाइन नंबर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, वहाँ पर कॉल करें। और अगर आपको इन सब के बाद भी ये ख़्याल आ गया कि आज तो मुझे करना ही है, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी आपके मन में आ रही है, आपके मन में आ रहा है कि इस लाइफ़ को अब एंड कर दिया जाए, मेरी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, समस्याओं का कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिल जाता है, अगर हम इस पे काम करें तो। अगर आप अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी न किसी काउंसलर से मिलें,
और अगर ऐसा ख्याल आने के बाद एक बार किसी काउंसलर से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से बात ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी डिटेल्स आपने हमको दी और शायद हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो आपने जानकारी दी है। थैंक यू सो मच। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहें। पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को जो है इमोशनल लेवल पे भावनात्मक रूप से सपोर्ट दें और उनकी सीमाओं को समझें, उन पर अपनी इच्छाएं ला देनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।